साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत समय हो गया हम लोग मुखातिब नहीं हुए एक दूसरे से, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। और जैसा अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि अब हम एक नई श्रृंखला लेके आ रहे हैं जिसमें निबंध, आंसर राइटिंग और भी बहुत कुछ शामिल किया जाएगा। रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए ये चैनल अब प्रतिबद्ध रहेगा। तो आज जिस टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं वो है मेंस GS4, जो हाल ही में जो है PCS का एग्ज़ाम हुआ है, उसी से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। मेंस में कैसे आंसर बेहतर से बेहतर लिख के आना है जिससे हमें अच्छे स्कोर मिले, क्योंकि GS4 जैसे पेपर बहुत स्कोरिंग होते हैं। इनमें आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे। शुरुआत करते हैं। जो है मैं प्रश्न को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आपको कभी भूले ना। ठीक है, लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इस प्रश्न को हालांकि मैंने जितने शब्दों में पूछा गया था उतने शब्दों में लिख दिया है, फिर भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं नैतिक आचार संहिता, यानी नीति परक आचार संहिता जिसे कहते हैं, और कार्य संस्कृति। इस पे सवाल पूछा गया था। पहला सवाल था, आप जब पेपर खोल के देखेंगे GS4 का, या आपने दिया होगा तो भी जानते होंगे, नहीं दिया है तो आप हमेशा देखा करिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं जानता हूँ कि इथिक्स का पेपर बहुत से स्टूडेंट को डराता है, लेकिन एक बात बताऊँ, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ लें, तो यह सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आज हम इस टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या होता अगर हमारे देश में कोई IAS ऑफिसर या कोई IPS ऑफिसर बिना किसी नियम के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के जो चाहे वो करने लगे? सोचिए क्या होगा। पूरी व्यवस्था ही कोलैप्स हो जाएगी, है ना। इसलिए हमें चाहिए इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और वर्क कल्चर। ठीक, क्या चाहिए? इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, प्लस साथ साथ जो है हमको चाहिए वर्क कल्चर। ठीक, जो कि अच्छा होना चाहिए। अब ये दोनों होते क्या हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है हमारा जो है, जिसे नैतिक आचार संहिता या नीतिपरक आचार संहिता कहते हैं। ये होता क्या है? तो ये होता है, ये वो नियम या प्रिंसिपल हैं जो वैल्यूज़ को एक सिविल सर्वेंट्स को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में इंजन है, एक्सीलेटर है, लेकिन ब्रेक नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही सिविल सर्वेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन अगर इथिकल कोड नहीं है तो वो पावर का मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए क्या होता है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इनको हम एक फार्मूले से समझेंगे जिसको IITAS फार्मूला कहते हैं। IITAS फार्मूला क्या होता है? यानी आई से हो गया इंटीग्रिटी। क्या हो गया? इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी। ठीक है, तो पहला आई जो होता है उसका मतलब इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी। दूसरा आई होता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता। टी का मतलब हमारा यहाँ हो गया ट्रांसपेरेंसी। ए का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हो गया? जवाबदेही। और यस का मतलब हो गया सेल्फलेस सर्विस, यानी निस्वार्थ सेवा, बिना किसी स्वार्थ के सर्विस करना। ठीक है, तो इनको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये होती क्या चीज़ें हैं। अब हम ईमानदारी क्या होती है उसे समझते हैं कि ईमानदारी होती क्या है। देखिए इथिक्स में यही सारी चीज़ें हैं। इनको अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो जब पूछा जाएगा आपसे प्रश्न के रूप में, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ईमानदारी क्या होती है? तो ईमानदारी होती है ईमानदारी जो इंटीग्रिटी जिसे कहते हैं, इसका मतलब सिर्फ ईमानदारी नहीं है, इसका मतलब है अपने प्रिंसिपल पर अडिग रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, तो मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। एक बड़े पॉलिटिशियन का आपके पास फ़ोन आता है कि कोई टेंडर है और उसमें मेरे आदमी को भर दो। अगर वो कहता है कि एक ये टेंडर मैं तुमको दे रहा हूँ, इसमें मेरे आदमी को भर दो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या होना चाहिए, क्या करेंगे? अगर आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है तो आप
पॉलिटिशियन का फ़ोन सुनते ही पॉलिटिशियन का काम कर देंगे। अगर इंटीग्रिटी है यानी ईमानदारी है तो क्या कहेंगे, सर मैं मेरिट बेसिस पर ही डिसीजन लूँगा और वही करूँगा, और आपने वही काम किया। यही है इंटीग्रिटी, आप समझिए, ईमानदारी इसी को कहते हैं। निष्पक्षता को समझते हैं। निष्पक्षता क्या है? तो निष्पक्षता होती है हमारी, निष्पक्षता क्या होती है? निष्पक्षता हमारी होती है, इसका मतलब होता है आप किसी भी भाई बंधु को नहीं देखते हैं, आप अपने सिर्फ मेरिट और रूल्स देखते हैं। यानी एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक डीएम हैं कोई डिस्ट्रिक्ट के, उनके गांव से कोई आदमी आया परमिट के लिए, ठीक है। उस डीएम ने कहा कि उसे सबसे पीछे जो है लाइन में भेज दिया कि पीछे खड़े हो जाओ, और कहा कि जो सबसे पहले आया, हाँ, वही उसका सबसे पहले काम होगा, ठीक है। इसी को निष्पक्षता कहते हैं। मान लीजिए भाई भतीजवाद या भाई बंधु को या अपने गांव का ना देखते हुए निष्पक्ष रह के कहा कि जो सबसे पहले आया है सबसे पहले काम उसका होगा, जो बाद में आया है बाद में काम उसका होगा, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को समझते हैं। पारदर्शिता क्या होती है? पारदर्शिता होती है जो काम छुप कर किया जाए वो गलत ही होता है। यह प्रिंसिपल याद रखो। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपकी हर डिसीजन डॉक्यूमेंटेड है, आपका हर प्रोसेस पब्लिक जानती है, कोई बैकडोर से डीलिंग नहीं होती आपकी। एग्जाम्पल के तौर पे आरटीआई एक्ट है ना 2005 वाला, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए। आरटीआई एक्ट 2005 यह जो है ट्रांसपेरेंसी का सबसे बेस्ट टूल है, इसको याद रखिए। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आप अब क्या होता है आरटीआई एक्ट 2005 में, इसमें अब कोई भी सिटीजन सवाल पूछ सकते हैं किसी भी अधिकारी से कि इस प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कितना पैसा लगाया गया है, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो है पूछ सकते हैं। ये आरटीआई का रूल कहता है। अब समझते हैं अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व क्या होता है, जिसे जवाबदेहिता भी कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटेबिलिटी। कैसे? मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि अगर कोई ऑफिसर गलती करे लेकिन उसे कोई पूछे नहीं तो क्या वो सुधरेगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं अपने हर एक्शन के लिए आंसरेबल हूँ, मैं अपने हर एक्शन के लिए उत्तरदायी हूँ। कोई भी कार्य होगा उसमें कोई भी गलती होगी अच्छाई होगी उसके लिए मैं खुद उत्तरदायी रहूँगा। सेकंड एआरसी में भी कहा गया है, दूसरा सेकंड एआरसी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, सेकंड एआरसी रिपोर्ट, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पीपल एंड द पार्लियामेंट। जो पब्लिक सर्वेंट है वो लोगों के प्रति और संसद के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है। फिर आते हैं पांचवा, जिसमें हमने क्या बात की थी, IITAS, क्या बात की थी, IITAS की बात की थी। यस का मतलब सेल्फलेस सर्विस यानी निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा क्या होती है? यह होती है सिविल सर्विस की आत्मा, निस्वार्थ सेवा। कैसे? लवासना आप जानते ही होंगे, लवासना जानते हैं, LBSNAA, लवासना। लवासना क्या है? मसूरी एकेडमी है जो सिविल सर्वेंट को जो है यूपीएससी के छात्रों को ट्रेनिंग देती है। तो उसका एक मोटो है सीलम परम भूषणम, जो कि मेरे चैनल का लोगो भी है, आपने देखा होगा, सीलम परम भूषणम, ठीक है, सीलम परम भूषणम। तो ये वाक्य क्या है? तो इसका मतलब होता है चरित्र ही सर्वोच्च आभूषण होता है। सीलम परम भूषणम का मतलब चरित्र ही सर्वोच्च आभूषण होता है। गांधी जी ने भी कहा था अंत्योदय, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति की सेवा करो। यही है सेल्फलेस सर्विस का मतलब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम कर रहा हूँ, ये होता है सेल्फलेस सर्विस, ठीक है। तो हमने नैतिक आचार संहिता में क्या समझा? नैतिक आचार संहिता में हमने समझा कि यह नागरिक सेवाओं के लिए आधारशिला मानी जाती है। यह अधिकारी के कार्यों, व्यवहार तथा निर्णय प्रक्रिया को नैतिक दायरे में बांधती है। आचार संहिता सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निस्वार्थ सेवा के मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। इससे जनता का विश्वास सरकारी संस्थाओं में बना रहता है और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगती है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी जब सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करता तो वह इस आचार संस्कृति का पालन करता है, ठीक। तो अब जानते हैं कि आचार संस्कृति है क्या। आचार संहिता का पालन करता है, ठीक है, यही कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। अब जानते हैं
कि कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर क्या है। ठीक है, वर्क कल्चर को हम समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मान लीजिए दो ऑफिस है, ऑफिस ए फाइल 6 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है। मान लीजिए ऑफिस ए है कोई, ठीक है, इसमें कोई फाइल 6 महीने से पेंडिंग है। ऑफिसर आपस में लड़ते रहते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, पब्लिक आती है और मुंह बनाकर बैठे रहते हैं वहाँ के अधिकारी। एक ऑफिस बी है, ठीक है। ऑफिस बी में क्या होता है, फाइल समय पे क्लियर होती है, टीम स्पिरिट है, सब मिलकर काम करते हैं, इनोवेशन को इनकरेज किया जाता है, पब्लिक का सम्मान से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, मतलब जो भी आती है जनता उसका सही समय पे कार्य हो जाता है। तो बताइए कौन सी ऑफिस में आप काम करना चाहेंगे, ऑफिस ए में या ऑफिस बी में? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा ऑफिस बी, है ना। यही है पॉजिटिव वर्क कल्चर का इफेक्ट, इसे ही वर्क कल्चर का इफेक्ट कहते हैं, यानी पॉजिटिव वर्क कल्चर यही है। वर्क कल्चर के भी 5 की एलिमेंट होते हैं, जिसमें कौन कौन से, मान लीजिए टीम भावना, समयबद्धता, अनुशासन, सहिष्णुता, नवाचार। ठीक है, ये होते हैं टीम भावना, समयबद्धता, अनुशासन, सहिष्णुता, नवाचार। इनको याद रखिए, एक एक करके मैं समझाता हूँ कि होता क्या है। टीम स्पिरिट यानी टीम भावना है क्या? टीम भावना यानी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत आपने सुनी होगी। सिविल सर्विस में हर एक काम टीम एफर्ट पे होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे एसडीएम, तहसीलदार, सभी डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये कह दे कि मैं ये सारा काम अकेले करता हूँ तो ये गलत है। ठीक, आगे समझते हैं। आगे समयबद्धता क्या है, यानी टाइमलेसनेस। समयबद्धता यानी समय पे कोई कार्य हो जाना। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखो। अगर जो है एग्जाम्पल समझिए कि अगर एक पेंशन फाइल 2 साल से पड़ी है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति का क्या होगा, यही तो बैड वर्क कल्चर है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अगर समय से न्याय ना मिले तो वो न्याय न्याय नहीं कहलाता है। ठीक है, अब अनुशासन क्या है, अनुशासन को समझिए। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, तो इसका मतलब है रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, रूल्स जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करना, सिस्टमेटिक अप्रोच रखना, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना। ठीक है, ये होता है अनुशासन। ठीक, सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता होता है टॉलरेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में अलग अलग रिलीजन्स, कल्चर, लैंग्वेज हैं। एक सिविल सर्वेंट को सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, यही होती है सहिष्णुता। नवाचार क्या है? नवाचार होता है यानी बदलती दुनिया में हमको भी बदलना, जैसे दुनिया बदल रही है उसी तरह हमें भी बदलना होगा। एग्जाम्पल के लिए ई गवर्नेंस की फाइल ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल पेमेंट होने से करप्शन कम हुआ है। जी जेम पोर्टल आपने सुना होगा, जो है मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, उससे क्या हुआ है कि ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट हुआ है। ठीक है, यही है इनोवेशन, यानी नए सॉल्यूशन ढूंढना। सिविल सर्वेंट का यही काम है कि भ्रष्टाचार कम से कम हो और नवाचार ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, यही वर्क कल्चर को हमारे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है वर्क कल्चर, आपने समझा कि जिसमें टीम भावना हो, समयबद्धता हो, अनुशासन, सहिष्णुता और नवाचार। यह समग्र विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाती है और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाती है, और एक सकारात्मक कार्य संस्कृति से अधिकारी के अंदर सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाती है। ठीक है, जैसे कि समय पर फाइलों का निस्तारण या आम जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण, ये एक अच्छी वर्क कल्चर के अंग होते हैं। ठीक, तो ये जब हम इस तरह का आंसर लिखते हैं, जिसमें देखिए प्रश्न पूछा गया था, नागरिक सेवा के संदर्भ में नैतिक आचार संहिता के कार्यों, कार्य संस्कृति की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक, अब इसमें जो है हमने लिखा नैतिक आचार संहिता होती क्या है। ठीक है, इसके दायरे क्या क्या हैं, एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। वर्क कल्चर क्या होती है, हमने वर्क कल्चर के जो डायमेंशंस हैं उनको समझा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल को समझा। अंत में जब निष्कर्ष लिखेंगे तो बहुत छोटा सा निष्कर्ष लिख के हम उसको ख़त्म करेंगे। ये मैं इस तरह की चीज़ें इस तरह आपको समझा रहा हूँ कि आप समझिए कि कैसे अच्छे उत्तर लिखे जा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको लिखने हैं 200 शब्द ही, लेकिन उन 200 शब्दों में कैसे शब्दों को समाहित करना है आपने इसको देखा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं होता क्या है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी समझाइए।
तो नैतिक आचार संहिता हमने समझा, और जो है हमने वर्क कल्चर समझा, ठीक है। तो नैतिक आचार संहिता और वर्क कल्चर अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, नैतिक को भी मिला दिया जाए और वर्क कल्चर को भी मिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस, यही होती है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस जब होगी तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हम समझेंगे। अब अगर मान लीजिए मेंस की स्ट्रेटजी क्या आपकी होनी चाहिए, कैसे बेहतर उत्तर लिखेंगे, तो मेंस की स्ट्रेटजी में आप कुछ ये कर सकते हैं कि 2 से 3 लाइन में आप भूमिका लिखिए, ठीक है, जिसमें जो है भूमिका लिखते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आपके पास डिफिनीशन अच्छी हो, ठीक है, डिफिनीशन प्लस इम्पोर्टेंस हो। जो किसका इम्पोर्टेंस? प्रश्न का इम्पोर्टेंस, कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसको आप जो है कोट लिख सकते हैं या कोई एग्जांपल के साथ शुरू कर सकते हैं भूमिका को, ठीक है। मेन बॉडी की जहाँ तक बात आई, जैसे आपने मेन बॉडी देखा जो है इसमें कि मेन बॉडी में क्या लिखा गया है, ठीक, नैतिक आचार संहिता, ये मेन बॉडी, ठीक। तो मेन बॉडी को कैसे लिखना है आपने समझा। उसके अलावा हमको समझने की ज़रूरत क्या है? कंक्लूज़न। कंक्लूज़न को भी 2-3 लाइन में हमको ख़त्म करना होता है, 2 से 3 लाइन में, ठीक है। 2 से 3 लाइन में जब ख़त्म करेंगे तो ये वे फॉरवर्ड में होना चाहिए, साथ साथ एस्पायरेशनल स्टेटमेंट होना चाहिए, जैसे निष्कर्षतः नैतिक आचार संहिता व मजबूत कार्य संस्कृति दोनों ही नागरिक सेवाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाती है, जिससे समाज में सुशासन स्थापित होता है। निष्कर्ष एकदम सटीक, सारगर्भित होना चाहिए। आपने देखा, इस तरह के अगर आप निष्कर्ष लेके आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब स्कोर कैसे बेहतर होगा, हमको कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे? तो हर पॉइंट के साथ कम से कम 2 एग्जाम्पल दो। 2 एग्जाम्पल देंगे तो कम से कम 60% मार्क्स जो है आपके पक्के हो जाएंगे। डायग्राम बनाओ, जैसे मैंने अभी तो फ्लो में पूरा लिख दिया। अगर आप डायग्राम का प्रयोग करते हैं, एक एग्जाम्पल इधर लिख दिए, इधर उदाहरण, इधर उदाहरण, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना दिए, फ्लो चार्ट बना दिए, साइकिल डायग्राम बना दिए, तो ये एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के। उसके बाद 2000 मतलब अगर जिस साल आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल के कोई भी करंट इवेंट रहे हों जो उससे रिलेट करके जो है पूछे जा रहे हों, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इथिकल कोई ऐसी लिंक हो जिसमें अब जैसे कोई मान लीजिए दार्शनिक हो, कांट हो, एरिस्टोटल हो, गांधी हो, किसी को भी, गीता या कहीं से भी अगर आप शामिल करना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे शामिल कर सकते हैं। जो कीवर्ड अच्छे अच्छे हैं उनको अंडरलाइन आप करिए, ठीक है। नैतिक आचार संहिता, मजबूत कार्य संस्कृति, ठीक है, उत्तरदायी, पारदर्शी, ये सब जो है आप अंडरलाइन करते जाइए, ठीक। तो ये आपको बेहतर अंक दिलाते हैं। अब इंटरव्यू में यही चीज़ अगर पूछा जाए तो कैसे आप उत्तर करेंगे? मान लीजिए इंटरव्यूअर या कोई पैनल जहाँ जिसके सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपसे पूछता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एथिकल डायलेमा। कोई उदाहरण बताओ, एथिकल डायलेमा होता क्या है? तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बताइए कि जैसे मैं मान लीजिए मैं इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा हूँ और मुझसे पूछा जा रहा है कि आप एथिकल डायलेमा के बारे में बताइए कि एथिकल डायलेमा होता क्या है। तो मेरा कहना होगा, देखिए सामने सर या मैडम कोई भी हो सकते हैं, तो मैं एग्जांपल किस तरह का, मान लीजिए मैं किसी ज़िले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और मेरे सामने डायलेमा है। कैसा डायलेमा? कि एक फैक्ट्री पॉल्यूशन फैला रही है, अगर उसे मैं बंद करूँ तो मेरे सामने 2 चीज़ें होंगी, एनवायरनमेंट बचेगा, ये मेरी इथिकल ड्यूटी है, मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा पॉल्यूशन क्योंकि वो फैला रही है, तो इससे क्या होगा? पॉल्यूशन फैलना बंद हो जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या होगा? 500 से ज़्यादा, यानी वर्कर जितने भी वहाँ काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है तो 500 से ज़्यादा वर्कर ही होंगे, तो वर्कर बेरोज़गार हो जाएंगे। ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता नहीं है। मतलब मेरे सामने दुविधा ये हो गई कि अगर मान लीजिए कि मैं फैक्ट्री बंद करता हूँ तो पर्यावरण तो मैं बचा लूँगा, लेकिन फैक्ट्री बंद करने से जो लोगों का रोज़गार जाएगा वो दुविधाजनक हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरा अप्रोच क्या होगा? उसमें मेरा अप्रोच होगा कि मैं फैक्ट्री ओनर, वर्कर या वहाँ के रेजिडेंट से बात करूँगा। उसके अलावा जो है उनको इथिकली रूप से अप्रोच करूँगा, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ ऐसा ढूंढूंगा जिसमें फैक्ट्री पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करे
और टाइम दूंगा उनको, और वर्कर को स्किल ट्रेनिंग के लिए अरेंज करूंगा, जिससे वर्कर्स किसी अच्छी जगह पे कार्य कर सकें, या फैक्ट्री के ऐसे नॉर्म्स बनाए जाएंगे जिससे फैक्ट्री में पॉल्यूशन कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। ठीक है। और जो है ये सारा जो है 6 महीने के अंदर मैं इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि ये जल्द से जल्द चीज़ें पूरी हो जाएं, जिससे किसी की नौकरी या रोज़गार ना छीने। साथ साथ किसी की फैक्ट्री है तो वो भी रोज़गार के लिए ही फैक्ट्री लगा रखा है, तो उसकी उन चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट ना आए और पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाए और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इस तरह इंटरव्यू की भी तैयारी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, क्योंकि आपसे ही रिलेट करके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। अंत में मैं चलते चलते 2-4 टिप्स दूंगा, आप उनको गोल्डन टिप्स हैं, समझ लीजिए कि डेली प्रैक्टिस करिए, आंसर ज़रूर लिखिए, रोज़ाना केस स्टडी सॉल्व करिए, करंट अफेयर्स में इथिकल एंगल ढूंढिए, आंसर राइटिंग को बेहतर करिए, रोल मॉडल किसी न किसी को बनाइए, जैसे टीएन सेशन, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ई श्रीधरन, मेट्रोमैन जिन्हें कहा जाता है, किरण बेदी फर्स्ट वुमेन आईपीएस, इन सब की लाइफ एग्जाम्पल से सीखिए, बहुत काम आएंगे। ठीक है। मूवीज़ देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, आर्टिकल 15, न्यूटन, कोर्ट, ये सारी मूवियाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। ये इथिकल को विजुअली समझने में हेल्प करेंगी। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़िए इथिकल लेंस से, हर न्यूज़ में सोचो कि इसमें इथिकल इशू क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन हैं, सही डिसीज़न क्या होगा। ठीक है। और एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि यह सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो यह प्रिंसिपल आपकी रियल स्ट्रेंथ होंगे। जब प्रेशर होगा, टेम्पटेशन होगा, तब यही नैतिक आचार संहिता आपको सही रास्ते पर रखेगी। याद रखो, पावर विदाउट एथिक्स इज डेंजरस, बट एथिक्स विथ पावर कैन ट्रांसफॉर्म अ नेशन। तो अपने करेक्टर को मजबूत बनाओ। सीलम परम भूषणम, चरित्र ही सर्वोच्च आभूषण है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है एक बात और नोट कर लीजिए, घर से मतलब ये वीडियो देखने के बाद सेकंड एआरसी रिपोर्ट पढ़िएगा, केस स्टडी 1-2 तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में अगला जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था जो है वो हम देखेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऐसे करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।